नमस्कार दोस्तों। मैं वापस आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ब्लैक हॉर्स ऑफ दलाल स्ट्रीट में। तो मैं आज एक स्टॉक ऐसा लेके आया हूं जिसमें मुझे लगता है आगे जाके एक बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है मार्केट के। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो भी स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही पढ़ने हैं, और उसका कोई बाइंग या सेलिंग बिहेवियर पे प्लीज़ उससे कोई इफेक्ट मत डालीजिएगा, और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए पढ़िए उसे। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने समझ ही लिया होगा, स्टॉक जो मैं लाया हूँ उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक बहुत पुरानी कंपनी है जो 1994 में फॉर्म हुई थी, और दिसंबर 1994 में इसे फॉर्म किया गया था। और कंपनी पावर जनरेशन के फील्ड में है, और काफ़ी इसके 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आगे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली पावर जनरेशन में काम करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी के रेवेन्यूज टॉप लाइन अच्छे थे, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इन पे डेट बढ़ता गया और उसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो कभी कभार ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि इनका जो ओवरऑल पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नेगेटिव में आने लगा। तो अगर आप देखें कि जब भी ऐसा होता है कि अगर कोई लेंडर है और उसने आपको लोन दिया हुआ है और आप उसका इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहे, प्रिंसिपल तो छोड़ दीजिए, तो फिर वो एनसीएलटी के पास जाता है, नेशनल कंप्लीट लॉ ट्रिब्यूनल होती है। तो एक एनसीएलटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, जिसमें कंपनी के जो ओवरऑल डेट्स हैं, मतलब जैसे अगर कोई पुराना कंपनी का ओवरऑल डेट होगा, मान लीजिए कोई पुराना लोन उसने लिया हो और वो नहीं पे कर पा रहा उसे, तो उसको फिर वो रीस्ट्रक्चर करते हैं। वो रीस्ट्रक्चर के तरीके होते हैं, या तो कोई दूसरी कंपनी खरीद ले, या उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर ऐसा करिए कि उसके जो एसेट्स हैं कंपनी के उसको बेच के वो जो डेट है उसको रिकवर कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है स्टॉक मार्केट में आजकल के दिनों में, आलोक इंडस्ट्रीज, अगर आपने सुना हो तो आलोक इंडस्ट्रीज की भी सेम ही प्रॉब्लम थी, उसका भी बहुत ज़्यादा डेट था, और वहाँ पे ये हुआ कि कंपनी टेक ओवर कर ली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, एंड जेडब्ल्यू फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 37% स्टेक ले लिया और डेट उसका कट कर दिया। तो अब वैसा ही जयप्रकाश एसोसिएट के केस में, जयप्रकाश पावर्स के केस में हुआ, नॉट एसोसिएट पावर्स, दोनों अलग कंपनी है। तो जेपी पावर के केस में भी यही हुआ कि इनका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहे थे, और इनके मेजर लेंडर्स बैंक्स थे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बहुत सारे बैंक्स हैं। मैं आपको उसकी पूरी एक लिस्ट दिखाऊंगा अभी। तो अब इनका डेट बढ़ गया और ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे थे। तो आईसीआईसीआई बैंक एक बैंक कंसोर्टियम की तरफ से, कंसोर्टियम होता है बहुत सारे बैंक्स का एक ग्रुप, जो पूरा उठ के गया और एनसीएलटी के पास चला गया कि हमने लोन दिया उसको रिकवर करके दीजिए। अब एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया कंपनी के लिए, जो एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने थोड़ा उसका डेट कम कर दिया और बाकी के जो डेट था उसको इक्विटी में चेंज कर दिया। मैं आपको पूरा अभी प्रोसेस समझाऊंगा और वो हुआ क्या मैं आपको ये बताऊंगा। तो अगर आप कंपनी ओवरव्यू के बारे में देखें तो आप जैसे कि जानते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एक मदर कंपनी है जेपी ग्रुप की, और फिर उसके अंदर 3 सब कंपनीज आती हैं, पावर, जेपी पावर, सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे ये कंपनीज हैं। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, ये लेफ्ट में आप देखिए जयप्रकाश पावर लिमिटेड। तो इस कंपनी के मेनली 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी कोम लिमिटेड, जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड, एंड एक और इसका कॉन्ग्लोमरेट है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये 3 पावर प्लांट्स हैं इसके। एक विष्णु प्रयाग में है, एक बीना में और एक निगरीज में है। तो और ये विष्णु प्रयाग वाला है जो इसका हाइड्रो पावर प्लांट है, और जो बीना वाला प्लांट है मध्य प्रदेश में, इसका थर्मल है, एंड कोल जिससे लिंक्ड है, और ये माइनिंग से लिंक्ड है, जो निगरीज वाला प्लांट है इसका। अब
अगर आप देखें तो कंपनी का मैं आपको कंपनी के ज़रा एक बार फाइनेंस पढ़ा देता हूँ। तो सेल्स जनरेशन अगर आप यहाँ देखें 2017 से 2019 में, तो सेल्स ठीक ठीक है, कंपनी की अच्छी सेल्स हो रही है, मतलब बुरी सेल्स नहीं है। इट्स 10,000 करोड़ इज नॉट अ बैड फिगर। और रेवेन्यू जनरेशन भी ये हो रहा है ना, बीटा और ये सब पैट आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेन प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब इनका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहे थे। तो ये थोड़ा प्रोजेक्ट डिटेल्स है। मैं आप इसको अगर जयप्रकाश की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये आप जाके इसको देख सकते हैं, ये पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। और अब इनका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो अब क्या हुआ कि डेथ जब रेजोल्यूशन हो गया, जब एनसीएलटी ने पूरा रेजोल्यूशन कर दिया, और अभी जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट आया है अभी पिछले Q4 का, तो उसमें ये न्यूज़ आई है कि अब एनसीएलटी से बाहर आ गई है कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से बाहर आ गई है। तो उसमें थोड़े से इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ। तो अब जैसे क्या एडजस्टमेंट हुआ मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो जेपी के एक्चुअल प्रमोटर्स हैं, ओरिजिनल प्रमोटर्स हैं, उनका स्टेक कम हो गया 29 से 24% तक। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बैंक्स वगैरह, उनका 47 से 42 हुआ। पब्लिक में 22 से 19, एंड देन एफसीबी होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में इनका ये चला गया। एक मिनट, हमारी जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी कम हो गई है 22 से 19%। तो अगर आप ओवरऑल कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें और समझें, तो सिर्फ पब्लिक में जो शेयर होल्डिंग है, जो लिक्विड स्टॉक्स हैं जो पब्लिक के पास हैं, जो शेयर मार्केट पे ट्रेड होते हैं, वो सिर्फ 19.9% है। बाकी सारे स्टॉक्स या तो बैंक के पास हैं, या प्रमोटर्स के पास हैं, या इंस्टीट्यूशंस और जो बाकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेजोल्यूशन प्लान था उसमें डेट का करंट स्टेटस क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। तो उसके लिए हम ये न्यूज़ जो है इसके पास चलते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी के पास गया था, जिसमें द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ कंपनी विच वाज पार्ट ऑफ जयप्रकाश हैड डिक्लाइंड टू 6,000 करोड़ फ्रॉम 11,282 करोड़। मतलब अब अगर देखें तो 0.5% पूरा 50% जो इसका डेट है वो कम हो गया है। मतलब अगर 11,282 करोड़ से 6,000 करोड़ तक वापस आ चुका है इसका डेट। और 6,000 करोड़, और अगर एग्जैक्ट फिगर्स देखें तो 5,851 करोड़। तो अगर आप ये देखें तो ये इसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जो पोस्ट एनसीएलटी के बाद हुआ है। और ये करंट डेट कंपनी का 5,851 करोड़ है, जो कि इनको पे करना है विद इन स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स, 20 और 30 ईयर्स, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कंपनी का था। और एज पर कंपनीज द कंपनी एनुअल इंटरेस्ट बर्डन विल डिक्लाइन टू। अच्छा हाँ, अब जैसे लोन है तो उस पर इंटरेस्ट होता है। तो अगर कंपनी पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो, बिकॉज उनका लोन इतना ज़्यादा था कि वो जो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था उसको भी छोड़ रहा था वो पीछे, और नेगेटिव में आ रहा था। तो अब जैसे आप देखें यहाँ 1580 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो सिर्फ, और वो अब कम होके सिर्फ 570 करोड़ का हो गया है। तो और वो भी एनुअली। तो उसको 4 क्वार्टर्स में अगर बांटे तो कुछ 100-120 करोड़ कुछ आते हैं, मतलब 100-120-125 करोड़ आएंगे, जो कि बहुत कम है कंपनी के विज़ जो पहले ये दे रहे थे 1500 करोड़ 1580 करोड़। तो अब एक और जो डील का पार्ट था उसमें था JSW। जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी एनर्जी फर्म है JSW एनर्जी लिमिटेड। तो इन्होंने क्या करा, इनका भी एक्सपोजर था लोन्स में जयप्रकाश पावर की। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो लोन अमाउंट था उसको इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। और जयप्रकाश, अब जैसे ये न्यूज़ पड़ी, जयप्रकाश ओन्ड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹751 करोड़ टू JSW एंड विल कन्वर्ट। अब इसका जो आधा पार्ट है कन्वर्ट हुआ वो 351 करोड़ में, और जिसका इक्विटी शेयर प्राइस इन्होंने दिया है ₹10 ईच।
और बाकी का जो 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 280 करोड़ है उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब अब उनको नहीं देना, वो कंपनी के अकाउंट बुक से हटा दिया है या बाद में देना है। तो ये JSW का प्लान था जो इन्होंने दिया। अगर अब चलते हैं इस नेक्स्ट कंपनी के बैलेंस शीट पे। अब जैसे एक बार हम ज़रा इसकी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं जो लास्ट क्वार्टर के आए हैं इनके 31 मार्च तक के जो हैं। तो अगर आप दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आई डोंट नो मोस्टली जितने भी एनालिस्ट हैं या जितने भी लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं JP पावर्स पे, या जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो शायद ये देख नहीं रहे हैं या पता नहीं इग्नोर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बट आई थॉट कि ये चीज़ रिटेल निवेशकों को बतानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ 70,000 सम 70,000 समथिंग, और आप यहाँ देखें तो मतलब अगर आप नीचे देखते हैं तो ये सब टोटल रेवेन्यू इज़ 70,000 और फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं थोड़े बहुत। अगर आप इसी शीट पे आएँ और आप यहाँ देखें अदर्स एक्सपेंसेस करके दिया हुआ है कि 2406, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो एक एक्सपेंस आएगा जो डेट हुआ है उसको ऑल ओवर ईयर में कन्वर्ट करेंगे और 4 क्वार्टर्स में बांटेंगे और उसमें डेट होगा, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप और नीचे आते हैं तो एक टोटल एक्सपेंस इनका आ रहा है 74 समथिंग। फिर आप इधर देखिए, अगर इसमें हम ये बोलते हैं कि कुछ 4 करोड़ का कुछ का प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स था। और अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि 6,288 करोड़ इनका एक एक्सेप्शनल आइटम ऐड हुआ है इस क्वार्टर में। तो एक्सेप्शनल आइटम क्या है? अब जैसे यहाँ बोल रहे रेफर टू फुट नोट 9, तो हम सीधा फुट नोट 9 पे चलते हैं। एक मिनट, फुट नोट 9 पे चलते हैं और फुट नोट 9 पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्सेप्शनल आइटम है। तो ये रहा। अब एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड्स राइट बैक जो हुआ है उसमें 2000 लाख करोड़ का। फिर उसके बाद जिसमें और भी डेट रेजोल्यूशन के टाइम पे जो शेयर्स थे और उन सब की जो वैल्यूज़ थी उनको स्ट्रक्चर किया है। और जो लोन्स थे और जो इस टाइम की वन टाइम पेमेंट जो थी कंपनी की वो दी है, जिसमें अब जैसे आप यहाँ देखिए यहीं पे ही है कहीं कि प्रीवियस JSW को जो 28,000 लाख का दिया है और बाकी जो एक्सेप्शनल पेमेंट की है तो वो इसमें इंक्लूडेड है। और मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस पॉइंट से कि ये जो आइटम है ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ इसी बार इंक्लूड हुए हैं और नेक्स्ट टाइम इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ ऐड कीजिए और ये जो टोटल अदर्स एक्सपेंसेस हैं इसको भी देखिए, और अगर हम कुछ टोटल रेवेन्यू से इसको टोटल रेवेन्यू में इसको ऐड करें और फिर उसके बाद जितना एक्सपेंसेस है उसको माइनस करें, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ एज पर माई कैलकुलेशन, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे बताइए, कंपनी को कुछ 500 या 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर। तो ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है विज़ प्रीवियस क्वार्टर्स। तो मतलब ये शीट में नहीं दिखा रहा है, बैलेंस शीट में ऑल्दो लॉस दिखाया है इन्होंने, लेकिन ये लॉस इसलिए है क्योंकि वो एक्सेप्शनल जो डेट मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन है, वो डेट रेजोल्यूशन जो हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। और ये एक्सेप्शनल आइटम्स और थोड़े बहुत जो ये अदर एक्सपेंसेस हैं ये ऐड हो गए हैं, वरना नहीं होता और आपको सीधा 500 या 600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई डोंट नो लोगों ने पता नहीं है या मतलब छुपा रहे हैं, जो भी आई कैन कमेंट ऑन दैट। अब जैसे एक मिंट की एक न्यूज़ थी कि जयप्रकाश पावर वेंचर सेज टू रिपोर्ट प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 21, कंपनी इज आउट ऑफ NCLT। जैसे मैंने आपको बताया अभी इनका वो एक 600 करोड़ का प्रॉफिट है, अगर वो एक्सेप्शनल आइटम्स और ये सब ना जोड़ें, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ इसी बार देने थे, नेक्स्ट टाइम से नहीं देने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और मेन चीज़ बताता हूँ। एक सिंपली वॉल स्ट्रीट है जो जर्नल है, जो बहुत बड़ा जर्नल है और बहुत वैल्यूबल है और इसके कमेंट्स सब जगह बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। और ये बोल रहा है कि कंपनी इज़ 50% अंडर वैल्यूड कम्पेयर टू इट्स फेयर प्राइस। और उसका फेयर प्राइस सिंपली वॉल स्ट्रीट ने क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 11.30। तो 11.30 उसका इवैल्यूएशन दे रखी है और करंट प्राइस 2.52 है और इसकी इवैल्यूएशन दे रखी है 11.30, विच इज़ द फेयर प्राइस। और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा जर्नल है जो जिसकी पेड सर्विसेज भी होती हैं और बहुत महंगी सर्विसेज होती हैं, और ये फेयर वैल्यू जयप्रकाश पावर की 11.30 दे रहा है। तो
अगर आज का इसका रन देखें तो 2.5 टू उसका करंट प्राइस है। अगर आप वॉल्यूम्स वगैरह देखें तो वॉल्यूम्स थी आज भी, और अपर सर्किट पे था स्टॉक। सुबह फिर थोड़ा सर्किट टूटा, फिर पूरे दिन अपर सर्किट पे रहा और लास्ट में फिर अपर सर्किट टूटा। तो ये अपर सर्किट लगना, अपर सर्किट टूटना, आप इन सब की टेंशन या इन सब की चिंता मत कीजिए। आप ये देखिए कि कंपनी की फेयर वैल्यूएशन क्या है और आगे जाके कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है कंपनी। तो उनके बेसिस पे आप, उसके बेसिस पे आप जज कीजिए और ना कि करंट सिनेरियो से, बिकॉज कंपनी अभी जस्ट उठ के ही आई है अपने रेजोल्यूशन प्लान से। तो ये है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि अब जो कंपनी के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, जो इस टाइम शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उसमें ये देखिए बैंक्स हैं सारे जो अभी भी इसके, मतलब जो अब इसके शेयर होल्डर्स हैं। ICICI बैंक, SBI, IDBI, पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड बैंक्स ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको, ओरिएंट बैंक, कौन सा बैंक नहीं है, सारे बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेशन, इंडियन ओवरसीज, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद, JNK बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, है LIC तक है इसके जो निवेशक हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इसका मेन जो होल्डिंग है, वो अब मेजर होल्डिंग देखिए बैंक्स के पास ही है। 42.64% जो होल्डिंग है वो बैंक्स एंड LIC के पास है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये बैंक्स और LIC ही मेजरली डिसीजन लेंगे और कंपनी को चलाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो NSE का अगर इसका आज का डेटा देखें तो कुछ 34 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग है। मैं आपको खरीदना या बेचने की सलाह नहीं दे रहा, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये अभी छोटा स्टॉक है और काफ़ी अंडर वैल्यू रेट में मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी कॉपरेटर्स इसमें थोड़ा सा स्टॉक को ऊपर या नीचे गिराने की कोशिश करें। अब जैसे यहाँ वॉल्यूम चार्ट देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी, मतलब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी ये स्टॉक आज लोअर सर्किट पे नहीं गया। जैसे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़ ही देख लीजिए, इधर कुछ 6,78,90,638 है, जिसमें से डिलीवरी देखिए आप 68% है, और NSE पे तो शायद डिलीवरी 100% ही है, शायद नहीं 100% ही है। हाँ ये देखिए 100% है NSE। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्योंकि ये अभी छोटा है स्टॉक और अभी NCLT से बाहर निकल के आया और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो ऑपरेटर्स इसमें अपना गेम खेल सकते हैं और इसको ऊपर या नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिटेलर्स ही जीतेंगे। आप जैसे आलोक इंडस्ट्री में देख लीजिए, कितना कोशिश किया, 6 के भाव 7 के भाव पे गया था वो, पहले 18 पे खुला, फिर सर्किट उसका, फिर 28 पे खुला और अब आज 50 क्रॉस कर गया हो। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में आपको पता है कि उसके फंडामेंटल सही हैं, तो आप उसको लीजिए और भूल जाइए। सिंपल तरीका होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिस्क एक्सपोजर है स्टॉक में या किसी और स्टॉक में, तो आप थोड़ी क्वांटिटीज़ में लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि फंडामेंटल्स पढ़ना अगर आपको अच्छे से आए तो वो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए अगर आपको कोई स्टॉक पे वीडियो बनानी तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।